Good evening, class. Good evening, sir. What was the last topic? बस सॉल्यूशन डिफाइन कराया था. चलो स्टार्ट करते हैं. Some basic concept of chemistry. और लास्ट क्लास के अंदर हमने सॉल्यूशन देख लिया था. अब आप लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन. आप लोग लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है सबसे छोटा होता है. कितना छोटा होता है बता सकते हैं आप लोग? आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा सॉल्यूशन सस्पेंशन कॉलॉइड्स पढ़ा था. अब वहां से मुझे बताओ. सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल का साइज काफी छोटा होता है. इतना छोटा होता है कि आप उनको आंखों से भी नहीं देख सकते. कितना छोटा होता है? 1 नैनोमीटर से छोटा होता है. तो लिखो पहला पॉइंट, द साइज ऑफ द पार्टिकल is less than 1 nanometer. That is very small. ठीक है. therefore we cannot see the particles with your naked eye. ठीक है जी. आपका पहला पॉइंट हो गया. बेसिकली हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं. सॉल्यूशन के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था. सॉल्यूशन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन बोलते हैं. दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स के होमोजेनियस मिक्सचर्स को सॉल्यूशंस बोलते हैं. और होमोजेनियस मिक्सचर्स आप लोगों को मैंने क्या बताया था? ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं और मिक्स करने के बाद आप कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था शुगर सॉल्यूशन. एग्जांपल बड़ा कॉमन एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन. जब आप शुगर को एक बारी वाटर में मिक्स कर दो और मैं आपसे बोलूं आइडेंटिफाई करो वेयर इज शुगर एंड वेयर इज वाटर, क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना. तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स कर जाते हैं और मिक्स करने के बाद आप उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, उन्हें हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स. और जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं सबके सब सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है. सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया था. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है. ठीक है. सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है. इतना छोटा होता है कि आप पार्टिकल्स को अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे. पहला पॉइंट. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है? जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं आप उन कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते. सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं आप उन कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल फिजिकल मेथड. सिंपल फिजिकल मेथड का मतलब है सेंट्रीफ्यूगेशन से. सेंट्रीफ्यूगेशन आप लोगों को पता होगा क्या होता है? पता है? नहीं पता? सेंट्रीफ्यूगेशन देखो, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, उसमें स्लॉट्स बने हुए होते हैं. टेस्ट ट्यूब डालने के लिए स्लॉट्स बने हुए होते हैं, इवन नंबर में होते हैं. 2, 4, 6, 8 ऐसे इवन नंबर के अंदर स्लॉट्स बने होंगे. आपने 2 टेस्ट ट्यूब डाल दी. ठीक है ना. टेस्ट ट्यूब के अंदर इधर एक साइड में आपने पानी रख दिया, क्योंकि हमें ना जब भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ऑन करनी होती है ना तो उसमें आपको इवन नंबर के अंदर टेस्ट ट्यूब डालनी पड़ेगी. मान लो सॉल्यूशन आपके पास एक ही है तो दूसरे का क्या करोगे? तो दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर आप वाटर डाल दो और इतना डाल दो कि दोनों टेस्ट ट्यूब का वेट बराबर हो जाए. ठीक है. तो एक टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर डाला, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने डाल लिया लेट्स से प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट तो पता होगा ना, लैब में करा है कभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन 10th के अंदर. अब आप मशीन ऑन करो. जैसी मशीन ऑन करोगे तो ये टेस्ट ट्यूब घूमना शुरू हो जाएगी. ऐसे गोल गोल घूमेगी तो ये धीरे धीरे करके ऐसे मूव होना शुरू हो जाएगी. भैया आपने एक स्टोन को रोप से टाई कर दिया और आपको बोला इसे रोटेट करो, तो स्टार्टिंग में तो स्टोन ऐसे रखा हुआ है, आपसे रोप से होल्ड कर रखा है. फिर आप जब रोटेट करना शुरू करते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बैलेंस कर जाता है.
और स्टोन आपका सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, छोड़ दोगे तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इधर भी वही कॉन्सेप्ट है, आप जब मशीन ऑन करोगे टेस्ट ट्यूब रोटेट होना शुरू होगी और रोटेट होते होते ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी और ये ऐसे घूमती रहेगी बड़ी तेजी से ऐसे, ठीक है। पानी वाले में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है, आप देखो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो सारे के सारे प्रेसिपिटेट बॉटम पे सेटल डाउन कर जाएंगे ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। फिर आप मशीन रोक देना, धीरे धीरे करके ये सारे रुक जाएंगे, तो प्रेसिपिटेट उड़ गया सेपरेट। यही कॉन्सेप्ट अगर आप शुगर सॉल्यूशन के साथ करोगे और आप सोचोगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन करने से शुगर बॉटम पे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यही मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आप सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आप सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड एक मैंने आपको बता दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन। एक और एग्जांपल ले लो, मतलब मेथड समझते हैं। आपने क्या करा, शुगर सॉल्यूशन बनाया और उसको रख दिया अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड आप उसे रख दो, तो क्या शुगर बॉटम पे बैठ जाएगा? नहीं बैठता। तो ये भी एक प्रोसेस है, सेटलिंग आप इधर बोल सकते हो, ठीक है। सेटलिंग, सेडिमेंटेशन, हाँ बोल सकते हैं, मत बोल सकते हैं, ठीक है। सेटलिंग भी आप बोल सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन भी हो गया। क्या फिल्ट्रेशन से आप सेपरेट कर सकते हो शुगर सॉल्यूशन को? नहीं कर सकते। तो इन नटशेल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, आप उन कंपोनेंट्स को सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। सिंपल फिजिकल मेथड क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेटलिंग या फिल्ट्रेशन। तो लिख लो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिख लो, द कंपोनेंट्स of the solution, the components of the solution cannot be separated by simple physical method, such as filtration, settling and centrifugation, दो पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उनको देख ही नहीं सकते, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आप सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कौन से सिंपल फिजिकल मेथड? फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेटलिंग। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है कि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उन कंपोनेंट्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। शुगर को आपने वाटर में डाला तो क्या शुगर वाटर से रिएक्ट कर जाता है? नहीं। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है ना, वहां पे शुगर मॉलिक्यूल जाके इंसर्ट कर जाता है, तो शुगर और वाटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होते। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। आपने NH3 गैस ली, अमोनिया गैस को उठा के पानी में डाल दो, तो अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में NH3 गैस जाके घुस जाएगी। NH3 वाटर के साथ कंबाइन कर जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो ये सॉल्यूशन, इधर तो कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर मेक श्योर कंपोनेंट्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सॉल्यूशंस के अंदर कंपोनेंट्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो अगला पॉइंट आपका बन जाता है द कंपोनेंट्स of the solution, the components of the solution must be chemically inactive, ठीक है जी, क्लियर हो गया। मस्ट बी केमिकली इनएक्टिव। तो ये आपके सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि हाँ जी, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी केमिकली इनएक्टिव। जो सॉल्यूशंस के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप शुगर को वाटर मॉलिक्यूल में वाटर में मिक्स करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेसिंग होती है वहां पे शुगर के मॉलिक्यूल जाके इंसर्ट कर जाते हैं। शुगर वाटर से रिएक्ट करके कोई कंपाउंड नहीं बनाता, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सॉल्यूशंस के कंपोनेंट्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या है, सॉल्यूशंस आर स्टेबल। किस बेसिस पे मैं आप सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी बता रहा हूं, अगर आप सॉल्यूशन को शुगर सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, उसको आप अनडिस्टर्ब्ड रख दोगे, चाहे शुगर सॉल्यूशन ले लो चाहे सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, और भी सॉल्यूशंस होते हैं, अगर आप उनको अनडिस्टर्ब्ड रख दोगे तो ऐसा नहीं है कि उसके पार्टिकल्स बॉटम पर आ जाएंगे। इस बेसिस पे मैं इसकी स्टेबिलिटी बता रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टोटल 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो डेफिनेशन होती है ना वो अमाउंट के बेसिस पे नहीं होती है। कहीं आप लोगों को बताया गया हो कि ऐसा कंपोनेंट जिसका अमाउंट कम होता है उसको सॉल्यूट बोल देंगे, ऐसा कंपोनेंट जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोल देंगे, वो रॉन्ग होता है। जनरली आप क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे आपको सॉल्यूट का अमाउंट कम मिल जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन हम किस बेसिस से बोलेंगे, ऐसे कंपोनेंट जिसको आप ऐड करते हो उसे सॉल्यूट, जिसके अंदर ऐड करते हो सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के टोटल 2 कंपोनेंट्स हो गए हैं, सॉल्यूशंस के टोटल 2 कंपोनेंट्स हो गए हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट किसे बोलते हैं, जिसे ऐड करते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, जिसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है ना। आई रिपीट, सॉल्यूट किसे बोला जाएगा, जिसे ऐड करेंगे, सॉल्वेंट किसे बोलेगा, जिसके अंदर ऐड करेंगे। क्लियर हो गया। अगर मैं इनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं आप लोगों से, तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं या तो लेटर बी से, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ए से। अगर आप नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो यू कैन यूज 2, और अगर आप नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो सॉल्वेंट को 1, बट दोनों को आप एज अ सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे, एज अ सब्सक्रिप्ट। जैसे कि W का क्या मतलब होता है, वेट। किसका वेट, यहां बी लगा दो, किसका वेट हो जाएगा, सॉल्यूट का वेट। W1 किसका वेट हो गया, सॉल्वेंट का वेट। आप नंबर ऑफ मोल्स पढ़ेंगे, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, आवाज नहीं आई, क्या होता है। तो अगर मैं आप लोगों के आगे N2 लिख दूं तो किसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, सॉल्यूट के, और यहां Na लिख दूं तो सॉल्वेंट के। एक और टर्म आप पढ़ोगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, एक और टर्म आप लोग पढ़ोगे मोल फ्रैक्शन। X का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं XB, किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, और यहां लिख दूं XA तो किसका मोल फ्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट का। फटाफट से कॉपी करो। किसमें क्या, सॉल्यूट किसे बोलते हैं, जिसे हम ऐड करते हैं, सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, जिसके अंदर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो शुगर लिया उठा के पानी में डाल दिया, तो किसे ऐड करा मैंने, तो सॉल्यूट। किस में ऐड करा, वाटर में, सॉल्वेंट। जिसमें ऐड करते हैं सॉल्वेंट, जिसको ऐड करते हैं सॉल्यूट। कॉपी करो। कॉपीड, आगे बढ़े। कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन बता दिया मैंने, अब हम बढ़ते हैं आगे। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन कभी सुना आप लोगों ने, क्या चीज 1 और 2 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग होती है। अरे यार, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, बाइनरी नंबर की बात नहीं कर रहा। बाइनरी सॉल्यूशन, एक बारी वाइवा ले रहा था मैं बच्चों का, 10th के बच्चों का वाइवा ले रहा था, इन्हीं के ये पॉइंट से मुझे याद आया। तो बच्चों से मैंने पूछा कि पीपीटी का क्या मतलब है, तो बच्चा बोलता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।
प्रेसिपिटेट मैं सुनना चाहता था, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो भाई वैसी ही वाली फीलिंग शो कर रहे थे। बाइनरी सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर टोटल दो ही कंपोनेंट होते हैं, तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो टू कंपोनेंट सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। टू कंपोनेंट सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। टू कंपोनेंट सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है जी, कितनी बार तो मैंने ही रिपीट कर दिया, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बाइनरी सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल दो कंपोनेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है। कितने सॉल्यूट होंगे, कितने सॉल्वेंट होंगे? सॉल्वेंट एक रखना है, सॉल्यूट कैन वेरी। तो सॉल्यूट हो जाएंगे 2, सॉल्वेंट हो जाएंगे 1। तो टर्नरी सॉल्यूशन इज अ 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन इज अ 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन इज अ 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन। ठीक है जी, एक सॉल्यूट होगा और 2 क्या हो जाएंगे? सॉरी गलत बोल दिया, 2 सॉल्यूट होंगे और 1 सॉल्वेंट होगा, 1 सॉल्वेंट। ठीक है जी, फिर से रिपीट कर देते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट किसे बोलते हैं? जिसे ऐड करते हैं। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? जिसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? टर्नरी सॉल्यूशन क्या बताया? ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं, 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। तो इसी तरीके से क्वार्टनरी सॉल्यूशन भी हो जाता है। ठीक है जी, तो जब आपको बाइनरी पता लग गया 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन, टर्नरी पता लग गया 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन, तो क्वार्टनरी सॉल्यूशन क्या होंगे? 4 कंपोनेंट सॉल्यूशन। 4 कंपोनेंट सॉल्यूशन। ठीक है जी, 4 कंपोनेंट सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात? अरे बोलो। ठीक है जी, तो कितने सॉल्यूट होंगे? 4 सॉल्यूट हो गए। कितने, मैंने बोला कितने सॉल्यूट होंगे, आप बोल रहे हो 4 सॉल्यूट होंगे। वहां से क्वेश्चन आएगा किसको किस में मिलाएगा? ठीक है जी, क्वार्टनरी सॉल्यूशन टोटल 4 कंपोनेंट सॉल्यूशन जिसमें 3 सॉल्यूट होंगे, 1 सॉल्वेंट होगा। टोटल ऐड करो, टोटल कर दो 4 हो गए। तो 3 सॉल्यूट हो जाएगा और 1 सॉल्वेंट हो जाएगा। 3 सॉल्यूट हो जाएगा और 1 सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े तो नहीं, आगे नहीं बढ़ना और नहीं पढ़ना। बस मैडम बेसिक तो बताना पड़ेगा ना मेरे को, सीधा कंसंट्रेशन बताने लग जाऊंगा तो कुछ समझ थोड़ी ना आएगा। तो ये बेसिक ही चल रहा है। आप लोग ना घबरा जाते हो, आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि 2 क्लास में पहला चैप्टर खत्म, 3 क्लास में दूसरा चैप्टर खत्म, 4 क्लास ऐसा। तो अब तभी तो आप लोग यहाँ आते हो। Binary solution is a 2 component solution, ternary solution is a 3 component solution, quaternary solution is a 4 component solution। आगे बढ़ते हैं। Types of solution। देखो अच्छे से सीखना है आपको तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पूरे साल भर का कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है ना, हर चीज हमें सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डीप अंडरस्टैंडिंग आपको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, जल्दी से भागेंगे तो जल्दी का काम शैतान का काम होता है। नहीं तो मैं सबको देख के बोल रहा हूं ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्वेंट के बेसिस पे, सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करा है।
सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पे सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा है। पहला है जी एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है जी, एक्वस सॉल्यूशन 9 क्लास के अंदर पढ़ा होगा, धुंधली धुंधली यादें। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है जी, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। पता नहीं यादें होंगी भी आपके, नहीं होंगी, धुंधली तो बाद में होंगी। एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, पानी, ठीक है जी। और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता, ठीक है जी। आई रिपीट, सॉल्यूशंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट वाटर हुआ तो एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट वाटर नहीं हुआ तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या इसके एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं? थोड़ा नया एग्जाम्पल बता दो, एक एग्जाम्पल बार बार की आप लेते जा रहे हो। सॉल्ट भी पूरा पुराना हो चुका है, शुगर सॉल्यूशन भी पुराना हो चुका है, वो भी हमने लास्ट क्लास में बता दिया था। कुछ नया बताओ, मैंने इधर भी बता दिया था, कुछ नया बताओ, थोड़ा सोचो, लैब में एंट्री लो। सोडियम प्लस NaOH, NaOH, सोडियम प्लस वाटर। आप क्या बोल रहे हैं? आप एक बारी YouTube करके देख लेना, अगर मैं पानी में सोडियम डालूं क्या होगा। बस मैं बता रहा हूं, मुझसे गलती हो गई। आप इतना कहाँ, आपकी फीलिंग में समझ गया, आंसर ठीक से आ नहीं पाया। अब बोला है, ये देखो ना, वकालत, वकील आ गए, वकील आ गए, वकील, ठीक है। NaOH प्लस वाटर। और कोई बताओ एग्जांपल। आप लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस एक्सपेरिमेंट करा है? सॉल्ट एनालिसिस एक्सपेरिमेंट करा है। कौन सा सॉल्ट पहले लिया था? सॉल्ट का नाम नहीं पता? पहला सॉल्ट कोई करा है, उसका नाम बताओ ना मुझे। कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड। सोडियम सल्फेट। आप देखो, मैं जब कराता हूं तो मैं अमोनियम क्लोराइड कराता हूं पहले, और अमोनियम क्लोराइड आपका वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये लो। हर जितनी देर में याद आएगा ना, टाइम हो जाएगा दूसरी क्लास का, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सोचा करो, अब बस आप थोड़ा सोचा करो कि लैब में जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, कोई ना कोई एग्जांपल तो वहीं से निकल आएगा। अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर वहीं से ही निकाल के दिखा दिया मैंने आपको। अब चल, रॉटन एग वाला सॉल्ट, H2S गैस की स्मेल की बात कर रहे हो आप, बाय द वे। आपने ग्रुप 0 पहले करा होगा। आप सोडियम सल्फेट, जब कटाइन के मैं आपको बता रहा हूं, जो आप मुझे बता रहे हो मैं आपको समझा देता हूं 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले ग्रुप 0 को आइडेंटिफाई करते हैं। ग्रुप कटायंस को ग्रुप्स में बांट रखा है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। सोडियम नाइट्रेट होता है सर, वो ग्रुप डाइल्यूट H2SO4 नहीं, डाइल्यूट HCl। मैं बता दूं फटाफट से, जो आप बताना चाह रहे हो वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले ग्रुप 0 को आइडेंटिफाई करते हैं। कैटायंस को ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, ग्रुप 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। ग्रुप 0 के अंदर आपका होता है अमोनियम कैटायन, और इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, सॉल्ट ले लो और उसमें NaOH डाल दो और हीट कर दो। तो अगर अमोनिया की स्मेल आ गई तो ग्रुप 0 प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट। 2 मिनट सुन लो शांति से, ठीक है। सॉल्ट लो, ये वाला सॉल्ट लो, NaOH ऐड कर दो, हीट कर दो, अमोनिया की स्मेल आ गई, दैट इज अमोनियम कैटायन प्रेजेंट। अमोनिया की स्मेल नहीं आई, एब्सेंट। फिर हम चलेंगे ग्रुप 1 की तरफ। ग्रुप 1 के अंदर क्या होता है, आपने सॉल्ट प्लस वाटर पहले बनाना होता है, जिसको हम बोलते हैं OS। जब सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और जो सॉल्यूशन बनकर आता है उसे हम बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में OS। OS में अब ऐड करो आप डाइल्यूट HCl। तो अगर व्हाइट PPT आ गया तो ग्रुप 1 प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट, ठीक है ना। तो सुनो, वो फेंकना नहीं है आपने, फिर वो जो मैंने बताया ग्रुप 1 वाला टेस्ट कि OS प्लस डाइल्यूट HCl, व्हाइट PPT आ गया तो ग्रुप 1 प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट। तो उठा के फेंक मत देना उसको रखना। अगर व्हाइट PPT नहीं आ रहा है तो तब उसमें आप H2S गैस पास कराते हो, जो आप बोल रहे हो रॉटन एग स्मेल, वो H2S गैस की स्मेल होती है, काला नमक जैसी स्मेल होती है।
काले नमक जैसी सर, सर वो तो छूट, ठीक है ना? कैसी स्मेल होती है सर, बहुत बुरी स्मेल होती है, आज भी आएगी। ठीक है, तो अगर ब्लैक पीपीटी आ गया तो आपका ग्रुप 2 प्रेजेंट, वो ये कॉन्सेप्ट होता है जो आप बता रहे हैं। तो आप इतना थोड़ा ध्यान तो रखा करो कौन सा सॉल्ट कर रहे हो। आपको वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ही दिए जाएंगे, तो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब आपके होमोजेनियस मिक्सचर। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन एक्वा सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता। फिर क्या हो सकता है बताएंगे आप अमोनिया भी ले सकते हो, आप अल्कोहल टू बी प्रिसाइज ले लेते हैं, इथेनॉल भी ले सकते हो, एनहेक्सेन ले सकते हो, एटसेट्रा। ठीक है, तो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आप लो फिनॉल ले लो, वैसे तो फिनॉल वाटर में भी डिसॉल्व हो जाता है बट सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, जबरदस्ती डिसॉल्व करना पड़ता है। फिनॉल लो और फिनॉल को उठा के इथेनॉल में डाल दो, बड़े प्यार से डिसॉल्व हो जाएगा, बड़े प्यार से डिसॉल्व हो जाएगा। तो आपकी बार सॉल्वेंट मैंने क्या लिया, इथेनॉल, फिनॉल को उठा के इथेनॉल में डाल दिया, डिसॉल्व हो गया, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। फिनॉल नहीं सुना आप लोगों ने कभी? फिनोप्थलीन, बच्चे पीछे से बोल रहे हैं फिनोप्थलीन, ये है जी फिनॉल, ये है जी फिनॉल। ठीक है, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। तो फिनॉल जो होता है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल तो होता है बट इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, हो जाएगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। इथेनॉल लो, डालो, प्यार से डिसॉल्व होगा। तो इथेनॉल आपका सॉल्वेंट हो गया, फिनॉल आपका सॉल्यूट हो गया, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है जी, कॉपी करो फटाफट से। अल्फा नेप्थॉल, अरे लिख लो, पढ़ने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। अरे भाई पढ़ने को मिलेगा, लिख लो। अरे पढ़ने को मिलेगा, लिख लो। एनहेक्सेन क्या होता है? CH3। अरे आप घबरा क्यों रहे हो, सब पढ़ने को मिलेगा। तो अब 1 2 3 4 5 6, इसे बोलते हैं एनहेक्सेन, इसे बोलते हैं एनहेक्सेन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसे कॉपी कर लो, एनहेक्सेन। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। रिवाइज तो जल्दी हो जाएगा, समझाने में टाइम देना पड़ता है ना। आगे बढ़े? हाँ यस सर, ठीक है। तब कर दूं ना ये वाला पोर्शन। अब फिर से सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन करेंगे बट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, classification of solution on the basis of physical state of solvent, physical state of solvent, physical state of solvent। ठीक है ना, नेचर के बेसिस पे तो आपने क्लासिफाई कर लिया, एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। नॉन एक्वा सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता। तो मैंने तीन ही सॉल्वेंट बताए हैं। DMSO भी ले सकते हो। सर क्या है वो? अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो, बेटा जब नंबर कटेंगे ना फिर बात करेंगे। अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है जी, अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। रब कर दूं? ठीक है जी, अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। थोड़ा सब्र करें, आप सब्र का फल मीठा होता है।
सॉल्वेंट अगर सॉलिड हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को आप लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो, अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो तो ऐसे सॉल्यूशंस को हमें क्या बोलना चाहिए? लिक्विड सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है जी। और सॉल्वेंट अगर गैस हो तो गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है जी। अगर सॉल्वेंट अगर गैस हो, सॉल्वेंट अगर गैस हो तो गैसियस सॉल्यूशन। ये तो सिंपल था, ये तो सिंपल था। बट यहां पे हमने सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट तो सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट के बारे में तो बात ही नहीं करी हमने। जाना पड़ेगा अरे सॉल्वेंट हमने सॉलिड सॉल्यूशन कर दिया। वो आर यू चुपचाप से बैठो पढ़ो। सॉल्वेंट अगर लिक्विड हुआ तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट अगर गैस हुआ तो गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट के बारे में तो बात ही नहीं करी, सॉल्वेंट की हो रही है ना। तो सॉल्यूट कैन बी सॉल्यूट, अरे मैडम एनीथिंग नहीं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है जी। सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। सिमिलरली इधर भी यही होगा, सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड। अभी सबर करें ना मैडम, आप तो उत्तेजित हो जाते हो आप लोग ज्यादा। यानी थोड़ा वेट कर ले। ठीक है, क्या हुआ? एक्साइटमेंट आपको ज्यादा हो जाती है, क्यूरोसिटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। थोड़ा सबर कर ना, मिलेगा आंसर। मैं पढ़ा लूं। सॉल्वेंट सॉल्यूट अगर सॉलिड हुआ, सॉल्यूट कैन बी लिक्विड, सॉल्यूट कैन बी गैस। इसने कुछ और बोला था। अब सुनो, आप ये क्वेश्चन का आंसर आपने बोला कि सर ऐसा एग्जांपल आप वो आ रही हो, ये कंप्लीट करने दो वरना रह जाएगा। अगर सॉल्वेंट सॉलिड हुआ तो सॉलिड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट लिक्विड हुआ तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट गैस हुआ तो गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कल से पीछे बैठना, ठीक है। तो सॉलिड को आप सॉलिड में डालोगे, पहली कैटेगरी। लिक्विड को आप सॉलिड में डालोगे, 2 टाइप। गैस को आप सॉलिड में डालोगे, 3 टाइप। तो 3 तो यहीं से निकल आए। अरे आप सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट को उठा के सॉल्वेंट में तो डालोगे। तो सॉल्वेंट आपने यहां पे फिक्स कर दिया सॉलिड। सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉल्यूशन कितने बनेंगे? सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। 3 हो गए। सिमिलरली सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, 6 हो गए। सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, 9 हो गए। तो टोटल कितनी कैटेगरीज बन गई? 9 बन गई। अब आप कह रहे थे सर सॉलिड वाला बताओ एग्जांपल। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है एलॉय। 24 कैरेट का गोल्ड आप पिक कर लो, वो तो प्योर है। बट आपको पता होगा 24 कैरेट के गोल्ड को आप यूज नहीं कर सकते ज्वेलरी बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, कॉपर को उसके अंदर मिक्स कर देते हैं ताकि उसकी थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ जाए। थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ जाएगा, प्योरिटी भी घट जाएगी। प्योरिटी घट जाएगी, वो 22 कैरेट गोल्ड पे चला जाएगा और उसी को हम यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। तो बता दिया ना एग्जांपल। बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। अरे यार, That's all for today. That's all for today. And for more chemistry related videos, subscribe my channel. Thank you.